नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का। चलिए शुरू करते हैं एग्रीकल्चर की क्लास। पिछली क्लास में हमने अभी तक जो पढ़ा है बच्चों, मृदा क्षरण के बारे में, मृदा क्षरण व संरक्षण के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता है कि लास्ट क्लास के अंदर हमने सॉइल इरोजन व सॉइल कंजर्वेशन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, किस किस प्रकार से होता है, वापस थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं, आप सभी को रिवीजन हो जाएगा थोड़ा सा। देखिए, मृदा क्षरण का मतलब क्या होता है? मृदा क्षरण को हम बोलते हैं सॉइल इरोजन। ठीक है, मृदा क्षरण का मतलब होता है कि किसी एक क्षेत्र से मृदा के कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर उठकर जाते हैं, वो उसे हम क्या कहते हैं? मृदा क्षरण कहते हैं। मतलब मृदा के कणों के द्वारा मृदा का नुकसान होना या मृदा के अंदर उपस्थित पोषक तत्वों का नुकसान होना क्या कहलाता है? मृदा क्षरण कहलाता है। ठीक है, अब ये जो मृदा क्षरण जो होता है वो दो प्रकार से होता है, जल के द्वारा और वायु के द्वारा। ठीक है, हमने कल की क्लास में, पिछली क्लास में हमने ये सब पढ़ लिया था कि जल के द्वारा मृदा क्षरण किस प्रकार से होता है, उसको नियंत्रित कैसे करना है जल के द्वारा, वो सब पढ़ लिया था। ठीक है, अब आगे हम पढ़ेंगे आज इसका कंट्रोल मैनेजमेंट, किस प्रकार से हमें मृदा क्षरण को रोकना है। ठीक है, तो मृदा क्षरण को रोकने के दो उपाय हैं। एक है जैविक क्रियाओं के द्वारा हम मृदा क्षरण को रोक सकते हैं, मृदा का संरक्षण, और दूसरा है यांत्रिक क्रियाओं के द्वारा मृदा का संरक्षण करना। ठीक है भाई, मृदा का नुकसान हो रहा है। ठीक है, अब हमें पढ़ना है कि उस नुकसान को रोकना कैसे है। तो मृदा क्षरण को रोकने के लिए उस प्रक्रिया को हम कहते हैं मृदा संरक्षण। ये दो प्रकार से किया जा सकता है, एक है जैविक क्रिया के द्वारा, दूसरा है यांत्रिक क्रिया के द्वारा। जैविक क्रिया भी हमने कल की क्लास में पढ़ लिया था कि तीन प्रकार, जैविक क्रिया मतलब जीव जंतुओं से संबंधित क्रियाएं जो की जाती हैं उन्हें हम जैविक क्रिया कहते हैं। तो इसमें हमने पढ़ा था कि एक तो सस्य संबंधी क्रियाएं हम कर सकते हैं, जिसमें क्या क्या कर सकते हैं? समुच्चय खेती लगा सकते हैं। ठीक है, या भू परिष्करण कर सकते हैं, या पलवार मल्चिंग कर सकते हैं, या फसल चक्र क्रॉप रोटेशन अपना सकते हैं, या पट्टियों में फसल को कर सकते हैं। इस प्रकार से इन सस्य क्रियाओं के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? जैविक क्रिया, जैविक नियंत्रण हम कर सकते हैं, मृदा संरक्षण कर सकते हैं। ये हमने कल की क्लास में पढ़ लिया था। ठीक है, उसके बाद में घास संबंधी क्रियाएं कर सकते हैं, मतलब घास उगाते हैं तो उससे क्या है कि पानी के द्वारा पानी रुक जाएगा, पानी का बहाव रुक जाएगा, तो मृदा का जो क्षरण हो रहा है, जो नुकसान हो रहा है वो रुक जाएगा। तीसरा है वृक्षारोपण के द्वारा हम कर सकते हैं, ये भी हमने पढ़ लिया। ठीक है, आज हम थोड़ा सा देखते हैं कि यांत्रिक क्रियाओं द्वारा किस प्रकार से होता है, फिर हम हमारे मेन टॉपिक पर चलते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है, याद रखना है कि मृदा क्षरण जो होता है वो दो प्रकार से होता है, या तो जल के द्वारा होगा या वायु के द्वारा होगा। ठीक है, जल के द्वारा हमने पढ़ लिया था, आज हम पढ़ेंगे वायु के द्वारा किस प्रकार से क्षरण होता है, लेकिन थोड़ा सा इसको मैं रिवीजन में डाल रहा हूं। इस क्लास को हम देखते हैं कि पिछली क्लास में हमने पढ़ा ये क्या होता है। यांत्रिक क्रिया द्वारा मतलब यंत्रों के, यांत्रिक क्रिया का मतलब क्या होता है? देखो, यंत्र मतलब ऐसी कुछ क्रियाएं खेत के अंदर की जाए या फील्ड के अंदर की जाए जो यंत्रों से संबंधित हैं, तो उसको हम उसके द्वारा, उन क्रियाओं के द्वारा हम मृदा के क्षरण को रोक सकते हैं, मृदा का संरक्षण कर सकते हैं। ठीक है, कौन कौन सी? जैसे कि क्यारी व थाला विधि। क्यारी व थाला विधि में क्या होता है कि हम क्यारियां बना देते हैं खेत में। क्यारी तो आप सभी समझते हो, हम सब गांव से ही हैं। ठीक है, क्यारियां बना देते हैं तो पानी क्या है? पानी जैसे पानी के द्वारा मिट्टी बह के आ रही है तो वो अलग अलग क्यारियों में होके जाएगा पानी, तो वो रुक जाएगा। ठीक है, या फिर थाला विधि मतलब थाला बना देते हैं ना पेड़ के चारों, जैसे मतलब छोटे छोटे से हम थाला बना दें, गोल घेरा यहाँ बना दिए, एक वहां एक वहां एक वहां, इस प्रकार से खेत के अंदर थाले बना दिए जाते हैं। तो पानी आएगा, गड्ढों के अंदर पानी बढ़ जाएगा, फिर हो जाएगा, इस प्रकार से पानी रुकता हुआ जाएगा। ठीक है, क्यारी या थाला विधि द्वारा। दूसरा है अधोभूमि गहरी जुताई करके, ये हमने पॉइंट कल भी डिस्कस किया था। जैसे सॉइल प्रोफाइल होती है, मृदा परिच्छेदिका होती है, तो उसमें क्या होता है? देखो, किसी भी खेत के अंदर हम बार बार पानी देते हैं तो वो खेत में क्या है कि नीचे, जैसे ये हमारा एक खेत है, ठीक है, यहाँ पे फसलें उग रही हैं, तो खेत में हम बार बार पानी देते हैं या फिर एक ही लगातार फसलें लेते हैं, तो नीचे एक कड़ी परत बन जाती है खेत में। भाई ये मिट्टी जो है जिस पर हम क्या कर रहे हैं? फसल उगा रहे हैं। ठीक है, और हम काम ले रहे हैं, लेकिन 1 साल 2 साल 3 साल काम लेते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है? धीरे धीरे यहाँ पे नीचे पोषक तत्वों या खनिज लवणों का इनका एक परत बन जाती है, तो ये पानी जो है वो नीचे नहीं जा पाता है। ठीक है, ऊपर आएगा, ऊपर से चला जाएगा। प्लस दूसरा नुकसान क्या होता है? लगातार हम एक फसल ले रहे हैं तो जितने भी पोषक तत्व इस ऊपर वाली मृदा के अंदर थे वो सारे के सारे फसलों ने काम में ले लिए, तो अब बचे हैं। तो इस प्रकार से हमारी मृदा की उर्वरकता है वो भी घट जाती है। ठीक है, मृदा के अंदर जो कैपेसिटी है प्लांट न्यूट्रिएंट जो देने की, वो घट जाती है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें गर्मियों के अंदर गहरी जुताई कर देनी चाहिए। गहरी जुताई से क्या होता है कि ये जो कड़ी परत है वो क्या हो जाती है? टूट जाती है। ठीक है, पहली बात तो कड़ी परत टूट जाएगी तो क्या होगा कि जब पानी वहां खेत के अंदर आ रहा है तो वो पानी पहले यहीं तक आ रहा था, ठीक है, यहाँ तक आकर, क्योंकि नीचे कड़ी परत है तो पानी नीचे नहीं जा पा रहा था। अब गहरी जुताई कर दी तो क्या होगा? ये हमारे कड़ी परत जो है वो टूट चुकी है। टूटने से क्या होगा कि जो पानी इसमें आएगा वो सारा सारा नीचे जाएगा, तो पानी जो है वो हमारे खेत से बाहर नहीं जाएगा, वो हमारे खेत के अंदर ही रह जाएगा, वो इनफिल्ट्रेशन के द्वारा नीचे चला जाएगा।
अंत स्पंदन के द्वारा वो क्या होगा, नीचे चला जाएगा। जिसका फायदा क्या हो रहेगा कि पानी हमारे खेत में ज्यादा टाइम तक टिकेगा और हमारे खेत की मृदा की जो जल धारण क्षमता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है, WHC जिसको हम बोलते हैं, वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। खेत के अंदर पानी ज्यादा रहेगा तो हम नेक्स्ट क्रॉप जो भी लेंगे वो क्रॉप भी, वो फसल भी अच्छे से बढ़ेगी। ठीक है, तो पहला फायदा कि पानी अंदर जाता है। दूसरा फायदा यह है कि जब हम मिट्टी पलवार करते हैं, नीचे की मिट्टी ऊपर है, ऊपर की मिट्टी को हम नीचे करेंगे, तो ऊपर वाली मिट्टी में क्या हुआ, हमने फसलें बार बार बोई हैं, तो ये सारी फसलें क्या करती हैं, उसके अंदर जो बचे पोषक तत्व हैं उनको खत्म कर देती हैं। ठीक है, अब ये वाली मिट्टी जो है वो सेफ है, इसके अंदर पोषक तत्व ज्यादा हैं, वो काम में नहीं लिए गए हैं। तो जब हम मिट्टी पलवार कर रहे हैं, पटवार कर रहे हैं इसको, ठीक है, पलट रहे हैं, तो नीचे वाली मिट्टी ऊपर आ जाएगी, ऊपर वाली नीचे चली जाएगी। तो एक प्रकार से ऊपर जो है फसलों के लिए एक नई प्रकार की मिट्टी आ गई है, तो इसमें न्यूट्रिएंट पोषक तत्व जो है वो ज्यादा मात्रा में, तो अब पादपों की वृद्धि जो है वो अच्छे से होगी। ठीक है, तो ये फायदा। तो अधोभूमि गहरी जगह मतलब सब सरफेस, ठीक है, डेप्थ इसमें हम टीलेज करते हैं, तो उससे क्या होता है, पानी जो है वो अंदर नीचे समा जाता है। क्लियर हो गया? चलिए, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कंटूर बनाना। ठीक है, कंटूर बनाना है, कंटूर टेरेस बनाना, मतलब अलग अलग कंटूर का मतलब क्या होता है, सीढ़ियां टाइप में होता है, इस प्रकार से कंटूर टेरेस बनाना। ठीक है, तो कंटूर टेरेस बनाते हैं तो उससे भी क्या होता है, पानी रुक रुक के जाएगा वो, है ना। और कंटूर खाई बनाना, कंटूर खाई जैसे एक खाई यहाँ बना दी, 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 तो खाइयों में पानी जैसे ढलान वाले क्षेत्रों में ये किया जाता है, तो ढलान वाले क्षेत्रों में जैसे यहाँ से पानी आएगा, ठीक है, वो इस खाई में बढ़ जाएगा, यहाँ रुकेगा, फिर इस खाई में आएगा, यहाँ बढ़ेगा, फिर यहाँ आएगा, यहाँ बढ़ेगा, तो पानी खाइयों को बढ़ता आएगा, तो उसकी स्पीड जो है, पानी का जो वेग है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सारे यांत्रिक क्रियाएं हैं जो हम खेत में करके हम मृदा को संरक्षित कर सकते हैं, सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। इन प्रक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, मृदा संरक्षण कहते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक जो है वो हमारा कंप्लीट होता है, इसका 1 पार्ट कंप्लीट होता है। ठीक है, कि भाई मृदा क्षरण जो है वो 2 प्रकार से किया जाता है, या तो जल के द्वारा या वायु के द्वारा। जल हमने कंप्लीट पढ़ लिया, जल के द्वारा किस प्रकार से होता है और हो रहा है, तो उसको रोकना कैसे है, तो 2 विधि से रोक सकते हैं, जैविक क्रियाओं के द्वारा रोक सकते हैं या यांत्रिक क्रियाओं के द्वारा रोक सकते हैं। क्लियर? अब हम पढ़ेंगे आज की क्लास में कि वायु के द्वारा मृदा का जो क्षरण है, वो मृदा का जो नुकसान है वो किस प्रकार से होता है और उनको रोकना कैसे। चलिए एक सेकेंड, हम इसको मिटा देते हैं। आप बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप नोट्स बनाते हुए चलना, बोर्ड एग्जाम है। और दूसरी चीज, टारगेट जरूर बना लेना। जिंदगी में जब तक हम टारगेट नहीं बनाते हैं, जब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, टारगेट कैसे कि जैसे सीधी सी बात है, मैं आपको बोलूं कि आपको अलवर से भरतपुर जाना है, ठीक है, या बसेड़ी जाना है, या करौली जाना है, हिंडौन जाना है, एक तो ये है। और एक दूसरा आइडिया है, एक दूसरा बच्चा है जिसको पता ही नहीं है कहाँ जाना है, वो बस में बस बैठ जाएगा और कहीं भी चला जाएगा। तो जब तक आप अपनी जिंदगी के टारगेट नहीं बनाएंगे, यदि आपने टारगेट बना लिया कि अलवर से मेरे को भरतपुर जाना है, तो आप जाओगे, बस में बैठोगे, अलवर से भरतपुर वाली बस पकड़ोगे और चले जाओगे। एक बच्चा ऐसा जिसको पता ही नहीं है कहाँ जाना है, वो जाके बस में बैठेगा, उसको पता ही नहीं मुझे कहाँ जाना है, कि भाई कहाँ जाना है, कंडक्टर पूछता है कि पता नहीं कहाँ जाना है, बस चले जा रहे हैं, तो वो कहीं उतरेगा, वो कहीं नहीं उतरेगा, वो चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। उसकी क्योंकि मंजिल डिसाइड नहीं की उसने, है ना, उसने अपना जो रास्ता है वो तय नहीं किया है, फिर डिसाइड नहीं किया कि मुझे कहाँ जाना है। तो जब तक आप ये डिसाइड नहीं करोगे कि मुझे कहाँ जाना है, तब तक आप वहां तक नहीं पहुंच पाओगे। तो कहीं पर पहुंचने के लिए आपको पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे जाना कहाँ है। सीधी सी बात, 12th क्लास में आप पढ़ रहे हो, आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा पहले कि मुझे कितनी परसेंटेज बनानी है, मुझे किस प्रकार से अपने घर वालों का, अपने स्कूल वालों का, अपने पेरेंट्स का, सभी का नाम रोशन करना है, अपने समाज का, अपने गांव का, इवन अपनी डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन करना है। तो आप टारगेट बनाइए। सबसे पहले है कि आप निश्चय कीजिए कि आपको कितनी परसेंटेज बनानी है, आपको जीवन में क्या करना है, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है। टारगेट बना लोगे तो फिर आपका फिक्स हो जाएगा, आपका माइंड सेट हो जाएगा कि हाँ मुझे यहाँ जाना है, मुझे इतनी परसेंटेज बनानी है, मुझे इतनी मेहनत करनी है, मुझे इतना पढ़ना है। तो अंदर से फिर एनर्जी आएगी आपके अंदर से क्यूरियोसिटी बढ़ेगी, जागरूक मतलब उत्साह बढ़ेगा कि यार हाँ मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे ये काम करना चाहिए, मुझे इतना पढ़ना चाहिए। तो जरूरी है कि आप पढ़ो, उससे पहले आप टारगेट बनाओ कि यार मुझे कितनी परसेंटेज बनानी है, मेरा लाइफ का, मेरे इस 12th क्लास का, इस साल का टारगेट क्या है। ठीक है, परसेंटेज का या जो भी अपनी लाइफ का टारगेट बनाइए कि मुझे मेरी लाइफ में हाईएस्ट ये अचीव करना है, ये प्राप्त करना है, फिर ही आप वहां तक जा पाओगे। ठीक है बच्चों, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मृदा क्षरण की, हम बात कर रहे थे जिसमें हमने इसके बारे में पढ़ लिया कि किस प्रकार से होता है। अब हम पढ़ते हैं जल के द्वारा, हो गया, अब हम पढ़ते हैं वायु के द्वारा कैसे होता है। तो नेक्स्ट हेडिंग है हमारी वायु द्वारा
मृदा क्षरण, वायु द्वारा मृदा क्षरण। देखिए वायु के द्वारा किस प्रकार से होता है, वायु के द्वारा मृदा क्षरण जो होता है वो मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है, ठीक है। जिसमें कौन कौन सा आता है? उच्छलन, निलंबन और सतह सर्पण। उच्छलन, निलंबन और तीसरा है सतह सर्पण, ठीक है। उच्छलन को बोलते हैं हम साल्टेशन, सस्पेंशन, और इसको हम बोलते हैं सरफेस क्रीप, ठीक है। आप इंग्लिश में भी लिख सकते हो साल्टेशन। उसके बाद में सेकंड है सस्पेंशन, निलंबन को हम बोलते हैं सस्पेंशन, और थर्ड है सरफेस क्रीप। थर्ड प्रकार का है सरफेस क्रीप, ठीक है। ये 3 प्रकार से क्या होता है कि मृदा के द्वारा वायु के द्वारा मृदा की हानि होती है, वायु के द्वारा मृदा का क्षरण होता है, ठीक है। तो अब हम तीनों को जानेंगे, तीनों में अंतर क्या है। बहुत ही सिंपल है, ज्यादा याद नहीं करना। देखो पहले हम देसी भाषा में समझते हैं। होता क्या है कि जब तेज वायु चलती है, अभी तक तो हम जल की बात कर रहे थे कि जल का बहाव तेज चल रहा है तो क्या हो रहा है, पानी उसके साथ बह के जा रहा है। भाई वायु के द्वारा भी तो होता है। वायु भी एक तो होती है कि नॉर्मली वायु चल रही है, एक धीमी वायु चल रही है, एक बहुत तेज आंधी तूफान चल रहे हैं, तो उसके साथ भी मिट्टी के कण उड़ के जाते हैं। और मिट्टी के कण उड़ने के साथ साथ में क्या होता है कि उनके साथ में पोषक तत्व भी जाते हैं, तो हमारी मृदा से पोषक तत्वों का नुकसान होता है, ठीक है। लेकिन ये जो नुकसान है वो 3 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से होता है। कौन कौन सा? उच्छलन प्रकार से हो सकता है, निलंबन प्रकार से हो सकता है, या सतह सर्पण प्रकार से हो सकता है। अब सर जी ये क्या है, ठीक है। तो देखो मृदा के क्या होते हैं, कण होते हैं। मृदा के क्या होते हैं, कण होते हैं। उन कणों का, मृदा कणों का क्या होता है, आकार होता है। भाई सारी मृदा के कण जो है वो एक जैसे तो नहीं होते हैं, ठीक है। मृदा के कुछ कण होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, कुछ कण होते हैं बड़े होते हैं, ठीक है, अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो उच्छलन में क्या होता है कि ऐसे मृदा के कण जो 0.1 से 0.5 mm व्यास के होते हैं, ठीक है, mm व्यास के होते हैं। तो वे कण यदि वायु के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर उठकर जा रहे हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर वायु के साथ जा रहे हैं, तो उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, उच्छलन बोलते हैं। क्लियर हो गया? उच्छलन का मतलब क्या है कि इस प्रक्रिया के अंदर वायु के मृदा के 0.1 to 0.5 mm आकार के मृदा कण जो होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर उठकर जाते हैं, तो उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, उच्छलन बोलते हैं। क्लियर हो जाएगी परिभाषा। उसके बाद में दूसरी आती है हमारी निलंबन। निलंबन क्या होती है कि 0.1 से कम, 0.1 से 0.1 mm, ठीक है, 0.1 mm से कम आकार के कण जो होते हैं वो यदि वायु के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर उठकर जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, निलंबन कहते हैं, सस्पेंशन कहते हैं, ठीक है। तो सस्पेंशन क्या हो जाएगा कि मृदा के ऐसे कण जिनके कणों का व्यास 0.1 mm से कम होता है, ठीक है, जो वायु के साथ उठकर क्या हो जाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। अब यहाँ पर पॉइंट देने वाली बात यह है कि निलंबन में क्या होता है, देखो मृदा के कण बहुत छोटे हैं, 0.1 mm और उससे भी कम वाले कण हैं। तो ये कण होते हैं वो क्या होते हैं, वायु में ऊपर ही मंडराते रहते हैं। आपने देखा होगा ना कि बंद कमरे में आप देखते होंगे, बंद कमरे के अंदर क्या होता है, बंद कमरा जो होता है तो उसमें क्या होता है कि हम बंद कर देते हैं तो आप अंधेरे में हमें धूल के कण दिखाई देते हैं। तो वो क्या, वो धूल के कण जो है मतलब मिट्टी के ऐसे कण जिनका आकार बहुत छोटा है, 0.1 mm से भी कम है, तो वो इधर से उधर घूमते फिरते रहते हैं ना, कभी यहाँ से वायु चली वहां चले गए, वहां से वहां चले गए, तो ये वायु के अंदर उपस्थित रहते हैं, इनसे ज्यादा नुकसान नहीं होता है। लेकिन उच्छलन प्रकार के ये क्या है कि इनका थोड़ा आकार होता है, तो ये उच्छलन मतलब उछल के जा रहे हैं। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, उछल के जा रहे हैं, ठीक है भाई। मृदा का कण यहाँ था, यहाँ से उछला यहाँ गया, यहाँ से उछल के यहाँ चला गया, यहाँ से उछल के यहाँ चला गया, इस प्रकार से। तो ये कण होते हैं, ये क्या है 0.1 to 0.5 mm के होते हैं जो उछल उछल के जाते हैं, ठीक है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, उच्छलन बोलते हैं। ओके, उसके बाद तीसरी आती है सतह सर्पण। सतह सर्पण क्या है, 0.5 mm से अधिक, 0.5 mm से अधिक व्यास या कण वाले, व्यास वाले जो कण होते हैं, मृदा कण होते हैं, वो यदि वायु के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो उनके द्वारा मृदा को होने वाला नुकसान क्या कहलाता है, सतह सर्पण कहलाता है।
क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे इन कणों का आकार बहुत ज्यादा है, ये कितने हो सकते हैं भाई 0.5 mm से ज्यादा, वो कंकड़ के आकार का हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। अब वायु के अंदर इतनी भी शक्ति नहीं है कि वो पत्थर को उठा के एक स्थान से दूसरे स्थान पर फेंक दे, ठीक है। तो ये कण क्या होते हैं, बड़े आकार के होते हैं, इसलिए ये उछल के नहीं जाते हैं, ना ये वायु के अंदर तैरते हैं, ये क्या करते हैं, रेंगते हुए जाते हैं, ठीक है। यहाँ से लुढ़कता यहाँ जाएगा, यहाँ से लुढ़कता यहाँ जाएगा, यहाँ से लुढ़कता यहाँ जाएगा। तो ये कैसे जाते हैं, वायु के अंदर रेंगते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, ठीक है। तीन चीजें भाई, एक तो है कि कोई भी चीज बहुत छोटी है, ठीक है, कोई भी चीज बहुत छोटी है तो वो बहुत ज्यादा उड़ेगी वायु में, वो कहीं से भी कहीं भी चली जाएगी। जैसे आंधी तूफान में होता है ना कि मिट्टी के कण बहुत दिखाई देते हैं, तो वो कौन सा होता है, उच्छलन, सॉरी निलंबन होता है, कणों का आकार बहुत छोटा होता है तो एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं। दूसरा होता है हमारा उच्छलन, जो आपने देखा होगा कि रेगिस्तान के अंदर पूरा का पूरा एक टीला है, वो यहाँ से उड़कर दूसरी जगह पे शिफ्ट हो गया, टीला दूसरी जगह पे चला गया, तो वो रेगिस्तान में, ठीक है। तो वहां पे क्या हो रहा है कि मृदा के कण उछल के जा रहे हैं, यहाँ से वहां चले गए, वहां से वहां चले गए, वहां से वहां। और तीसरे प्रकार का होता है हमारा सतह सर्पण, जिसको हम सरफेस क्रीप बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, कणों का आकार बड़ा होता है तो कण उड़ते नहीं है, वो कण जो है वो रेंगते हुए जाते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से मृदा के द्वारा वायु के द्वारा मृदा का जो क्षरण होता है वो तीन प्रकार से होता है, ठीक है, उच्छलन, निलंबन और सतह सर्पण होता है। चलिए, अब इस प्रकार से वायु का मृदा का क्षरण हो गया। अब हम बात करते हैं कि मृदा क्षरण हो गया तो अब इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो इसको आप लिख लेना, नोट डाउन करते हुए चलना। आगे हम बात करते हैं कि कारक कौन कौन से प्रभावित करते हैं। चलिए, तो आगे हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है वायु द्वारा मृदा क्षरण जो हो रहा है उसको प्रभावित करने वाले कारक। प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से? सबसे फर्स्ट होता है जलवायु, ठीक है, जलवायु, मृदा, फिर वनस्पति और उसके बाद में फोर्थ नंबर पर आता है स्थलाकृति, ठीक है, टोपोस्फियर जिसको हम बोलते हैं, टोपोग्राफी, सॉरी टोपोग्राफी जिसको बोलते हैं। तो क्लाइमेट, सॉइल, वनस्पति मतलब वेजिटेशन, ठीक है, वनस्पति वहां की कैसी है, और स्थलाकृति, ये सारे जो है वो क्या करते हैं, मृदा के क्षरण को, मृदा क्षरण जो है वो वायु के द्वारा उसको प्रभावित करते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर तो ये सीधी सी बात है, वही चीज, जलवायु किस प्रकार की है उसकी, ठीक है, जलवायु अलग अलग, एक तो नम जलवायु वाले क्षेत्र होते हैं, एक शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र होते हैं। तो नम जलवायु वाले क्षेत्र हैं तो वहां पे मिट्टी में क्या नमी होती है, तो मिट्टी के कण आपस में चिपके हुए होते हैं, तो हवा के द्वारा वो वहां पर जो मृदा क्षरण है वो नहीं होगा। जबकि शुष्क क्षेत्र जो है, सूखे क्षेत्र जो है, रेगिस्तानी क्षेत्र जो है, जहाँ पे सूखी है मिट्टी, तो वहां पे तो आराम छोड़ सकते हैं ना, तो वहां पे मृदा कण आराम छोड़ के जाते हैं। तो इस प्रकार से जलवायु के द्वारा प्रभावित होते हैं। दूसरा है मृदा। मृदा का कैसे कि भाई मृदा किस प्रकार की है, ठीक है, कुछ कण ऐसे होते हैं जैसे कि लॉम, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, बलुई मृदा हो गई, ठीक है, सैंडी सॉइल या सैंडी लॉन सॉइल, बलुई मृदा या बलुई दोमट मृदा हो गई। तो इस प्रकार की जो मृदाएं होती हैं इनमें क्या होता है कि कणों का आकार वो अलग, अब जैसे क्ले सॉइल है, ठीक है, मटियार मिट्टी जिसको बोलते हैं, काली मिट्टी जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, तो उस मृदा के अंदर क्या होता है, उनके कण जो होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, वो आपस में एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं, ठीक है। तो कण आपस में बंधे हुए हैं तो वो उड़ के नहीं जाएंगे, वो आपस में बंधे हुए रहते हैं। जबकि दूसरी मिट्टी है जैसे कि रेतीली मिट्टी हो गई, तो रेतीली मिट्टी में क्या होता है, मृदा के जो कण है वो बिखरे हुए रहते हैं, तो वो उसके साथ उड़कर चले जाते हैं। तो इस प्रकार से मृदा पर निर्भर करता है। तीसरा है वनस्पति। जिस क्षेत्र में, जिस खेत के अंदर वनस्पति की मात्रा ज्यादा है वहां पर कण जो है वो उड़कर नहीं जाते हैं, ठीक है। जो जहां पर वनस्पति ज्यादा है वहां पर कण जो है वो वनस्पति से टकरा के रुक जाते हैं, वायु के द्वारा उड़ के नहीं जाते हैं। तथा दूसरी बात है कि वायु का वेग जो है वो भी क्या हो जाता है, उनमें कम हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है स्थलाकृति। स्थलाकृति किस प्रकार की, समतल स्थलाकृति है या सॉरी स्थलाकृति मतलब उबड़ खाबड़ है या समतल स्थलाकृति है। समतल स्थलाकृति होगी तो वहां से वायु का स्पीड ज्यादा होती है, तो वहां पे मृदा का जो क्षरण है वायु के द्वारा वो ज्यादा होता है। लेकिन जो उबड़ खाबड़ है तो वहां पे वायु बार बार टीलों से टकराती हुई जाएगी, तो वहां पे ज्यादा मृदा क्षरण जो है वो
नहीं होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अब हम बात करते हैं कि मृदा के द्वारा क्षरण हो रहा है, प्रभावित करने वाले कारक हो गए। अब इसको किस प्रकार से रोका जाए, वायु के द्वारा जो मृदा का क्षरण हो रहा है इसको रोका किस प्रकार से जाए उसके बारे में पढ़ते हैं। चलिए तो आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट, वायु द्वारा मृदा क्षरण को रोकने के उपाय। ठीक है, रोकने के उपाय, तो इसको मुख्यतः 3 सिद्धांतों के द्वारा रोका जा सकता है। रोकने के उपाय या रोकने के सिद्धांत लिख रहा हूं मैं, है ना। किसके द्वारा, वायु द्वारा, वायु द्वारा किसको, मृदा क्षरण को। वायु द्वारा मृदा क्षरण को रोकने के सिद्धांत जो हैं, सिद्धांत मुख्यतः 3 प्रकार के सिद्धांत होते हैं। इन प्रिंसिपल्स की हम क्या करते हैं, बात करते हैं। इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर वायु के द्वारा जो मृदा क्षरण हो रहा है उसको हम रोक सकते हैं। कैसे मृदा का क्षरण हो रहा है, वायु के द्वारा होता है, तो सबसे पहले हमें यह है कि या तो हम वायु के वेग को कम कर सकते हैं, वायु के वेग को कम करके, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते भाई। वायु का वेग हमने कम कर दिया तो वायु धीमी गति से जाएगी तो वहां पे मृदा का क्षरण ज्यादा नहीं होगा, मिट्टी के कण उड़ के नहीं जाएंगे। एक की वायु बहुत तेज गति से आ रही है, ठीक है, तो वहां से मृदा के कण जो है वो ज्यादा उड़ते हैं। दूसरा, हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था निलंबन, उच्छलन और सतह सर्पण, तो हमने एक चीज नोट की थी कि जो छोटे कणों का आकार वाले जो मृदा कण हैं उनमें वायु का क्षरण जो है वो ज्यादा हो रहा है, क्योंकि वो थोड़ी सी मृदा, थोड़ी सी हवा चली वहीं से उड़ के चले जाएंगे। ठीक है, जबकि जो मोटे कणों वाले आकार हैं, मतलब ऐसे मृदा कण जिनका व्यास ज्यादा है, मोटे कण वाले आकार होते हैं, तो वो उड़ के नहीं जाते क्योंकि उनमें वजन होता है। ठीक है, हम ऐसे मान सकते हैं उनका व्यास बड़ा होता है, तो इसीलिए क्या होता है कि उनमें वो, उनके द्वारा मृदा जो है वो जो कण है वो नहीं जा पाते हैं, तो मृदा का क्षरण जो है बड़े आकार कणों को जो वाली मृदाएं होती है उनमें कम होता है। समझ गए भाई, एक तो ऐसी मृदा जिसके अंदर कणों का आकार बहुत छोटा है तो वो मिट्टी के कण उड़ के चले जाएंगे। एक ऐसी मृदा है जिसके कणों का आकार बड़ा है, ठीक है, भारी है, जिनके कणों का व्यास बहुत ज्यादा है, तो वो उड़ के नहीं जाएंगे, तो वहां पे क्या होता है, दूसरी बात, मेन बात क्या है, उड़ के नहीं जाएंगे तो मृदा क्षरण वहां पे कम होगा। तो यदि मृदा के अंदर हमें मृदा क्षरण को कम करना है तो हम ऐसा करते हैं कि ऐसे बड़े आकार वाले मृदा कण को लेते हैं, या फिर ऐसी मृदाएं जिनके कणों का समूह, उस समूह का आकार जो है वो बड़ा होता है। ठीक है, तो दूसरा है मृदा कण समूह का आकार बढ़ाकर। सेकंड पॉइंट, सेकंड सिद्धांत क्या है, मृदा कण समूह का आकार बढ़ाकर। ठीक है, आकार बढ़ जाएगा तो उसमें ऑटोमेटिकली नहीं जाएगा। तीसरा सिद्धांत क्या है, तीसरा है मृदा सतह को नम करके। हमने अभी जलवायु में इस चीज के बारे में डिस्कस किया था कि यदि कहीं की किसी स्थान की नम जलवायु है, ठीक है, नम जलवायु है, तो वहां पे क्या होगा कि कण आपस में बंध जाएंगे, चिपक जाएंगे, तो मृदा वहां से उड़ेगी नहीं वायु के द्वारा। तो यदि उस सतह को हम नम कर दें, मतलब ऐसे क्षेत्र जहां पे मॉइस्चर ज्यादा होती है, नमी की मात्रा ज्यादा होती है, तो वहां पे मृदा का जो क्षरण है वो कैसा होता है, कम होता है। ठीक है, तो ये 3 सिद्धांत, मतलब इन 3 मेन चीज, ये इन तीनों पे ही टिका होता है कि वायु के द्वारा मृदा क्षरण को किस प्रकार से कम किया जाए। ठीक है, इस प्रकार से हम कम कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि ये तो प्रिंसिपल हैं कि ये सिद्धांत पे काम करते हैं, अब इनको हम सिद्धांतों को किस विधि के अंदर अपनाते हैं। तो सबसे पहली विधि, बात करते हैं विधियों के बारे में। विधियां कौन कौन सी अपनाते हैं इसके अंदर, ठीक है, तो सबसे फर्स्ट नंबर की विधिया है कि विभिन्न प्रकार की हम कर्षण क्रियाएं कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार की हम क्या कर सकते हैं, कर्षण क्रिया या कृषि क्रिया कर सकते हैं। तो कृषि क्रियाओं के द्वारा, सॉरी, कृषि क्रियाओं के द्वारा विभिन्न प्रकार की हम कृषि क्रिया करते हैं। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि उसमें पलवार कर दो, भू परिष्करण कर दो, ठीक है, इस प्रकार की होती है। या फिर हरी खाद प्रयुक्त कर देते हैं खेत के अंदर, या गोबर की खाद प्रयुक्त कर देते हैं खेत के अंदर, या पलवार चला देते हैं खेत के अंदर, ठीक है, मल्चिंग कर देते हैं। तो इस प्रकार के खेत के अंदर हम यदि अलग अलग प्रकार की कृषि क्रियाएं करेंगे तो उनके कारण क्या होगा कि सतह जो है वो चिपकी रहेगी। ठीक है, देखो कार्बनिक पदार्थ की यदि मैं बात करूं, FiM हम उसमें काम में ले लेते हैं, मतलब गोबर की खाद काम में ले ली, ठीक है, FiM और ये काम में लिए, तो इससे क्या होगा कि जितने भी कार्बनिक पदार्थ हैं, हम केमिस्ट्री में जो सेकंड चैप्टर है कार्बनिक पदार्थ, उसमें इस चीज को डिटेल में पढ़ लेंगे कि FiM गोबर की खाद और ये होती है, ये क्या होती है कि कार्बनिक पदार्थ का काम है कि मृदा को अच्छा बनाए रखना।
सीधी सी बात, ठीक है। मतलब सॉइल के अंदर, मतलब मृदा के अंदर हमें अगर उसका कंप्लीटली उसका डिकम्पोजिशन हो जाता है इनका, ठीक है, तो उसकी कंप्लीट अगर हमें डेवलपमेंट करना है, ठीक है, मृदा का गुण, मृदा का रंग, मृदा की सतह या मृदा के अंदर उसमें टेक्सचर, स्ट्रक्चर, आकार कैसे हैं, इन सभी को इंप्रूवमेंट करना है। मतलब मृदा को ओवरऑल हमें डेवलप करना है, अच्छा बनाना है, तो हमें मृदा के अंदर कार्बनिक पदार्थ डालने चाहिए। कार्बनिक पदार्थ को देसी भाषा में समझाएं तो खाद डालनी चाहिए, ठीक है। खाद क्या करते हैं, मृदा के अंदर गुणों को विकास करते हैं। और दूसरी बात है कि ये WHC वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हो गई, ठीक है, या CEC कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी धनायन विनिमय क्षमता, इन सारे जो गुण हैं इनको बढ़ा देती हैं। किनको? मृदा के इन गुणों को बढ़ा देती है, तो मृदा क्या है, अच्छी बनती है। तो कर्षण क्रिया के अंदर क्या कर सकते हैं, जैसे कि गोबर की खाद मतलब कार्बनिक पदार्थों का प्रयोग करना हो गया, हरी खाद प्रयुक्त करना हो गया, ठीक है, उसमें पलवार करना हो गया, मल्चिंग करना हो गया मतलब सतह को ढकना हो गया, या भूपरिष्करण करना हो गया। भूपरिष्करण मतलब टीलेज करना हो गया, जुताई, गहरी जुताई करना, ये करना वो करना, ठीक है, इस प्रकार की करना, ठीक है, या परत को उसको पपड़ी नहीं छोड़ना, परत पपड़ी छोड़ दिया, इस प्रकार से ये सारी कर्षण क्रिया हम उसमें कर सकते हैं। दूसरी विधि है कि विभिन्न प्रकार के हम वायुरोधी वृक्ष पट्टियां लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? वायुरोधी वृक्ष पट्टियां लगा सकते हैं। वृक्ष पट्टियों से लगाने से क्या होता है कि जैसे आपने झाड़ियां का नाम सुने होंगे, ठीक है, झाड़ियां, छोटे छोटे जो पौधे होते हैं ना वो, अब जैसे सपोज करो कि हमें इस खेत में हमें पता है कि यार इधर से हवा आती है, ठीक है, तो जिधर से वायु का वेग होता है उसके समतल में, उसके इक्वल में विपरीत दिशा में हम क्या करते हैं, झाड़ियां लगा देते हैं या पेड़ पौधे उगा देते हैं। तो हवा इधर से आई, विपरीत दिशा में हमने झाड़ियां लगा रखी है, तो हवा क्या उनसे बीच में टकरा जाएगी, तो हवा का जो वेग है, वायु का जो वेग है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वायु का वेग कम हो जाएगा तो उसमें मिट्टी के कण जो है वो उड़ेंगे नहीं। तो हमें क्या होता है, वायु रोधी, वायु को रोकने वाली, वायु का विरोध करने वाली वृक्ष पट्टियां हमें लगानी चाहिए, झाड़ियां लगा देनी चाहिए, ठीक है, अलग अलग। आपने देखा भी होगा कि गांवों में हम करते हैं ना कि डॉड़ जो होती है, खेत की जो मेड़ होती है, चारों तरफ बॉर्डर जो होता है, उस पर हम क्या करते हैं कि झाड़ियां लगाते हैं लोग, ठीक है, जिससे क्या होता है कि पहला फायदा, हम देसी तरीके से बात करें तो उसमें गाय भैंस और ये जानवर नहीं आ पाते हैं, और दूसरा रीजन ये भी है कि वायु का ज्यादा तेज गति है, प्रवाह है, तो वो भी रुक जाएगा खेत के अंदर से, ठीक है, इस प्रकार से। तीसरा है कि मिट्टी के टीले, मिट्टी के टीले होते हैं मिट्टी के टीलों को आच्छादित कर देना, ठीक है, टीलों को आच्छादित करके उसको रख देना। मिट्टी के टीलों को आच्छादित करना या रखना, मतलब मिट्टी के जो टीले होते हैं उन पे हम क्या करते हैं, झाड़ियां उगा देनी चाहिए। झाड़ियां उगा देने से क्या होता है, मिट्टी के टीलों पर हम झाड़ी उगा देंगे तो वो एक कवर का काम करेंगे कि मृदा जब वहां से आएगी तो उसको कवर कर लेंगे, ठीक है। झाड़ियां लगा देते हैं तो वो वायु के वेग जो है उसको वहां पे टीलों पे ही रोक लेगी, इस प्रकार से। और चौथा उपाय हम क्या कर सकते हैं कि अन्य उपाय के झाड़ियां या घास फूस लगा सकते हैं, ठीक है, अन्य झाड़ियां व घास लगाकर, ठीक है, तो घास लगाकर इसमें क्या होता है, अन्य झाड़ियां व घास लगाएंगे तो इनसे क्या है कि वायु का जो वेग है वो रुक जाएगा। तो सीधा सा कंसेप्ट हमारा यही है। कंसेप्ट क्या है, प्रिंसिपल क्या है, बेस में क्या है कि हमें वायु के द्वारा यदि क्षरण को रोकना है तो इन तीन सिद्धांतों पे काम करना चाहिए। पहला सिद्धांत है वायु के वेग को कम करना, इन प्रकार से हम वायु के वेग को कम कर सकते हैं। दूसरा प्रकार है कि मृदा के कणों के आकार को बढ़ाकर कर सकते हैं, और तीसरा प्रिंसिपल है मृदा सतह को नम बना के हम कर सकते हैं। इस प्रकार से हम वायु के द्वारा मृदा क्षरण जो है इसको हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ गया। तो आज ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है, और इस चैप्टर का मैक्सिमम पार्ट जो है 2 पार्ट थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अभी नेक्स्ट 2 पार्ट और बच रहे हैं, जिसके अंदर एक हम पढ़ेंगे बीज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, और उसके बारे में दूसरा टॉपिक कौन सा बच गया आपके, बीज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये है मृदा के बारे में। सबसे पहले हमने सस्य विज्ञान के बारे में पढ़ा था, चैप्टर का नाम है सस्य विज्ञान, मृदा व बीज। सस्य विज्ञान के बारे में पढ़ लिया, फिर हमने मृदा के बारे में पढ़ा था, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे बीज के बारे में, लास्ट टॉपिक है चैप्टर का, जो नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा। बीज क्या होता है, बीज कितने प्रकार का होता है, और उत्तम बीज के गुण क्या है, यहां से क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। तो बच्चों नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम इन चीजों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी जुड़े रहे, आप सभी ने वीडियो को कंप्लीट देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी कंटिन्यू वीडियो को देखते रहना इसी प्रकार से। जो वीडियो आपकी छूट गई है कोशिश करो कि रोज की रोज वीडियो को देखो, ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप अपने, मैंने आपको आज की वीडियो में एक इंपॉर्टेंट बात बताई, क्या कि अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित कर लीजिए कि आपको कहाँ जाना है, कहाँ तक जाना है, ठीक है। दूसरी बात, जब आप वीडियोस को लिखते हो, बनाते हो, तो सभी वीडियोस को देखा करें जो भी आपके ऐप में डाल दी गई है, ठीक है।
डेली की वीडियो को देखें, नोट डाउन करते हुए चलें, अच्छे से नोट्स बना लो। ये मत सोचना कि वीडियो में है या फिर हम स्कूल में लिख लेंगे या फिर और कहीं लिख लेंगे या बुक से लिख लेंगे, ऐसा कतई नहीं करना है। आप जब तक खुद के सेल्फ नोट्स नहीं बनाओगे तब तक आप जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते, ये बात ध्यान रखना। तो आप कोशिश कीजिए कि अपने खुद के नोट्स बनाना सीखें। अभी आप 12th क्लास में हो, कल को आप कॉलेज में आओगे, फिर आगे लाइफ में और भी जिम्मेदार रहेंगी, तो खुद स्टंट लेना सीखो कि हाँ मुझे आज नोट्स बनाने हैं। तो आप डेली के नोट्स बनाते हुए चलिए, ठीक है। वीडियो को रोक सकते हो, वीडियो को पीछे करके देख सकते हो, बट नोट्स कंप्लीट बनाते हुए चलिए, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू डियर फ्रेंड्स, आप सभी ने इस वीडियो